जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमने लास्ट क्लास तक जो है वो डिस्कशन जो हमारी थी वो काउंटर्स को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। हमने काउंटर्स डिस्कस किए थे, अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड अप डाउन काउंटर। ठीक है, तो क्या टाइमर्स के बाद हमारा टॉपिक था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, जब हम बात कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इवेंट्स को काउंट करने की या इवेंट डिपेंडेंट प्रोसेसेस की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम यूज़ कर रहे होते हैं काउंटर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल एक कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर से कोई प्रोडक्ट्स गुजर रही हैं, हमें काउंटिंग करवानी है, तो ऐसी एप्लीकेशन में हम लोग काउंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं एलिवेटर की, अगर एलिवेटर का हमने कंट्रोल करवाना है तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है अगर हम काउंटर यूज़ करते हैं। तो टाइमर से भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेटर होता है कि हम काउंटर का इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये होता है कि आपके जो एलिवेटर्स होते हैं, एक तो एडवांस एलिवेटर्स हैं जो आजकल मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में और शॉपिंग मॉल्स में और कमर्शियल इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन जो एलिवेटर्स अगर आप 3 फेज़ मोटर से खुद ही डिज़ाइन कर रहे हैं पूरा कम्प्लीटली, जिसका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम बना रहे हैं, तो उन एलिवेटर्स में ये प्रॉब्लम होती है, जो कि मैं ऑटोमेशन कर चुका हूँ एलिवेटर्स की। तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर कि जब आप लोड डाल देते हैं उसके ऊपर, ख़ासतौर पे कार्गो एलिवेटर्स में, जब आप लोड कर देते हैं उसको, उसके अंदर सारा जो है वो सामान वगैरह लोड कर देते हैं, तो एलिवेटर की स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। एलिवेटर की स्पीड में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आ जाता है। ठीक है, और मैं ये बात कर रहा था कि जब हम बात करते हैं एलिवेटर्स की ना, तो वहाँ पे हमारे पास ऑटोमेशन ज़्यादा बेहतर रहती है बाय यूजिंग काउंटर्स एज़ कम्पेयर टू टाइमर्स। तो हम लोग जो है ज़्यादातर किसकी तरफ जा रहे होते हैं, काउंटर्स की तरफ जा रहे होते हैं। इधर हम अप काउंटर, डाउन काउंटर या अप डाउन काउंटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एलिवेटर टाइमर बेस बनाया हुआ है, हमने काउंट किया हुआ है कि हमने मेजर किया हुआ है कि एक फ्लोर तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 5 फ्लोर तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, एक फ्लोर तक जाने में एलिवेटर 10 सेकंड ले रहा है, तो 5 फ्लोर्स को कवर करने में 50 सेकंड लेगा। तो इस तरीके से हम टाइमिंग बेस भी एलिवेटर्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब हम टाइमिंग बेस्ड एलिवेटर को प्रोग्राम कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं, लेकिन जब हम उसको लोड करते हैं तो वो टाइमिंग ज़्यादा लेता है। इसी तरीके से जब वो लोड नहीं होता, नल होता है, तो उस वक्त जो है वो टाइमिंग उसकी डिफरेंट होती है। तो इससे हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो ऑटोमेशन होती है ना, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि आपका एलिवेटर कभी कभार फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर रुक रहा होगा या फ्लोर से थोड़ा सा नीचे रुकेगा। इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये फेस करनी पड़ती है अगर आप टाइमिंग पे प्रोग्राम करते हैं उसको, एलिवेटर को। इसके बरक्स अगर आप काउंटर्स पे चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि काउंटर इवेंट्स को काउंट करता है कि जब तक एलिवेटर अपने फ्लोर पे पहुंचेगा नहीं, लिमिट स्विच को या जो भी आपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाया वहाँ पे, उसको जब तक हिट नहीं करेगा, वो तब तक काउंटिंग नहीं होगी। और वो आइदर आपको पता है काउंट या तो होगा या नहीं होगा, इन बिटवीन कुछ भी नहीं है। यानी इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें काउंटर की, तो काउंटर एक सॉर्ट ऑफ डिजिटल है, उसमें डिजिटाइजेशन है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। ठीक है, आइदर वो 1 होगा या 0 होगा या उससे आगे चल रहा होगा काउंटर। ठीक है, यानी काउंटर पूरा काउंट करेगा, इंटीजर वैल्यूज़ को काउंट कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो बिटवीन 0 और 1 के भाई कोई वैल्यू आ रही है उसके अंदर, जैसा कि टाइमिंग के अंदर होता है हमारे पास। टाइम आपको पता है, जब टाइम चल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट का टाइम है, तो आपको तो 1 मिनट के टाइम के अंदर 10 सेकंड भी आएगा, 20 सेकंड भी आएगा, 25 सेकंड भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत सारी वैल्यूज़ का एक सेट बन जाता है, यानी एनालॉग पूरी रेंज आ जाती है वैल्यूज़ की। तो ये चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम करती है अगर आप ऑटोमेशन इस तरह की करें। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा प्रोसेस इवेंट डिपेंडेंट होगा तो हम लोग काउंटर भी बेस करके बनाएंगे, और टाइम डिपेंडेंट होगा तो हम लोग टाइम भी बेस करके बना रहे होंगे। इसकी मिसाल ऐसे कि अगर आप बॉर्डर फिलिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो टाइमिंग पे बेस करके बना सकते हैं, क्योंकि आपने एक दफ़ा कैलकुलेट कर लिया कि बॉर्डर को फिल होने में कितना टाइम लग रहा है। अब आप जो है उसको टाइमिंग पे बेस करके बार बार उसको चला सकते हैं। जो भी आपका जो है वो फिलिंग के लिए आपने कोई वेल्व लगाया हुआ है, कोई कंट्रोल वेल्व लगाए हुए, आपने कोई सोलेनॉइड वेल्व लगाया हुआ, जो भी चीज़ आपने कंट्रोल करवाई हुई। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली FBD है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। इस तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूँ, रिकॉल भी करता चलूँ। हमने शुरू में पढ़ा था कि IEC लैंग्वेजेस जो है, IEC मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कमीशन है जो कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स बनाती है।
इसने PLCs के लिए स्टैंडर्ड ये बनाया कि 5 लैंग्वेजेस स्टैंडर्ड है जो PLC के लिए इस्तेमाल होंगी। वो 5 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? सबसे पहले LD, जिसको लैड भी कहते हैं, यानी लैडर लॉजिक। दूसरे नंबर पे हमारी FBD है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसी तरीके से ST है, यानी इसको हम स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, ये जस्ट लाइक मैं आप दोनों का पांचों का ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या होता है असल में। इसके बाद इंस्ट्रक्शन लिस्ट है और सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है, ठीक है। मैं फर्दर आपको बताया तो हमने अब तक जो काम किया है वो लेडर पे किया हुआ है, यानी LD पे, जिसके अंदर आपके पास NO कॉन्टैक्ट होता है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ इन अ नटशेल, तो लेडर जो है वो बेसिकली कॉन्टैक्ट कॉइल पे बेस करने वाली लैंग्वेज है। यानी इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट कॉइल का इस्तेमाल करके सारी लॉजिक्स बना रहे होते हैं, उनके सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन से, और फर्दर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट से आप जो है वो सारी लॉजिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिले लॉजिक की ही एक एडवांस फॉर्म है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में काम करते थे कंट्रोल पैनल्स के अंदर। तो उनके लिए डिज़ाइन की गई थी लैंग्वेज, ताकि वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि वो बेसिकली कंट्रोल डायग्राम्स पढ़ते हैं पैनल्स की, ठीक है। इसके बाद आई थी FBD, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम स्पेसिफिकली जो है वो बनाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक पूरा फंक्शन जो है ना एक ब्लॉक के अंदर मौजूद होता है, जैसे एंड है, और है, नॉट है, एक्सॉर है, जितने भी आपके लॉजिक गेट्स हैं ये पूरे पूरे एक एक ब्लॉक के अंदर होते हैं। हमने पीछे देखा था लेडर के अंदर हमने पूरे पूरे लॉजिक गेट्स बनाए थे। हमने अगर फॉर एग्जांपल 2 इनपुट एंड बनाना है तो हमने क्या करा था, हमने 2 जो है वो कॉन्टेक्ट्स ले लिए और जो है आगे कॉइल लगा दी। हमने कहा ये 2 इनपुट एंड बन गया, इसकी 2 इनपुट हमारे कॉन्टैक्ट हो गए और आउटपुट जो हमारी कॉइल हो गई, ठीक है। इसको हम फर्दर अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। तो FBD जो है बेसिकली बनाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, उनको लॉजिक जो आपके ब्लॉक्स होते हैं वो ज़्यादा समझ में आते हैं। तो इसके अंदर ऐसा ही होता है, आपके पूरे पूरे लॉजिक ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, आप सिर्फ लॉजिक ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और आपके पास पूरी जो है वो लॉजिक डेवलपमेंट आपकी तैयार हो जाती है। स्ट्रक्चर टेक्स्ट की बात करूँ मैं तो ST, स्ट्रक्चर टेक्स्ट इज़ जस्ट लाइक हाई लेवल लैंग्वेज। हमने यकीनन इंजीनियरिंग में जो बैकग्राउंड रखते हैं इंजीनियरिंग का, इसके अलावा जो बैकग्राउंड जिनका कंप्यूटर साइंसेस का है, IT का है, उनको अच्छी तरह पता है हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो ज़ीशान साहब, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप IT बैकग्राउंड से, तो कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस पे आपने अब तक काम किया है? ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में जानते हैं आप यकीनन? थोड़ा सा मतलब बस वही है कि आर्डिनो की हद तक थोड़ा बहुत किया हुआ है एम्बेडेड सिस्टम, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा। सही सही, ठीक है। तो यानी आप समझते हैं बेसिकली कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो आजकल चूँकि IT की इंडस्ट्री भी और आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कंप्यूटिंग की, तो ये जो है वो इतनी एडवांस हो गई है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एसेंशियल हो गई हैं, ठीक है। आपके जितने भी माइक्रो कंट्रोलर हैं, जैसे आपने आर्डिनो का जिक्र किया, इसके अलावा रेसबेरी पाई होते हैं, ठीक है। इसके अलावा FPG है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट है, PLCs भी आपको पता है एक तरीके से जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का ही एक तरीके का डेरिवेटिव है ये। तो इस तरीके के जितने भी आपके कंट्रोलर्स हैं ना, वो बेसिकली बेस ही करते हैं किसके ऊपर, हाई लेवल लैंग्वेजेस पे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो वो उसमें लो लेवल लैंग्वेज आती है जो असेंबली है। लो लेवल की मैं अगर बात करूँ ना, तो जो इस्तेमाल होती है आपकी माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इस्तेमाल हो रही थी आपकी आर्डिनो के अंदर, या जो आपके माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोग्राम हो रहे थे वो C पे हो रहे थे, ठीक है। C++ जिसे आप कह रहे होते हैं, C के ही असल में वेरिएंट्स हैं ये, C#, और C++ जो है थोड़ा बहुत फ़र्क है इनके फंक्शन में और लाइब्रेरीज़ में। बेसिकली जो लैंग्वेज का सिंटैक्स है वो सेम ही ऑलमोस्ट। मैंने अब तक जो है तकरीबन 4-5 लैंग्वेजेस पे काम किया हाई लेवल में अगर बात करूँ तो। C है, C++ है, पाइथन है, असेंबली है, और अभी करंटली मैंने स्टार्ट किया था जावा पे। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझने वाले जो आपके प्रोग्रामर्स थे, उनके लिए बनाई गई थी स्ट्रक्चर टेक्स्ट, ताकि अगर वो लोग प्रोग्रामिंग करना चाहें PLCs के लिए तो आप किस तरफ जा सकते हैं, स्ट्रक्चर टेक्स्ट। अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आपको, इस पिक्चर को मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे आपके पास वही सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इफ़ आया हुआ है आपके पास, देन फॉर आया हुआ है, ठीक है, फॉर लूप लगा हुआ है, एंड इफ़ आया हुआ है। तो वही सारी चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, इफ़ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल वगैरह, जितने भी लूप्स होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं।
तो जो हार्ड कोड प्रोग्रामिंग है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, उस पीएलसी की, उसको स्ट्रक्चर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने भी 3 को डिस्कस कर लिया। इसके बाद बात करूँ इंस्ट्रक्शन लिस्ट की, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें सिंपली ये होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं आपके, चाहे वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हो, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हो, कॉइल हो, या कोई लॉजिक गेट हो, लॉजिक फंक्शन हो, एंड और नॉट वगैरह टाइप, तो उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट अप कर देते हैं, और उसके साथ में क्या कर देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, LD0, LD1 या LDI1, LDI0। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, आपके रिस्पेक्टिव नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को, या जो भी आपका फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको ज़्यादातर अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं डेल्टा के अंदर। ठीक है, डेल्टा के अंदर आपके पास लेटर जो है वो भी लेटर कह रहा हूँ, आपकी जो इंस्ट्रक्शन लिस्ट है वो भी साथ साथ बन रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट की। सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट इज बेसिकली जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट। जिस तरह फ्लो चार्ट होता है, हमारे पास एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, बीच में आपका सारा प्रोसेस होता है, कब आप इनपुट ले रहे हैं, कब आप आउटपुट दे रहे हैं, डिसीजन बॉक्स आता है आपके पास। कंप्यूटर से रिलेटेड लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर आप कोई अपना लॉजिक डेवलपमेंट का पूरा जो है वो ग्राफ बना रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली SFC। और इसी का एक डेरिवेटिव है जो कि DCS सिस्टम में इस्तेमाल होता है, विच इज़ CFC, कंटीन्यूअस फंक्शन चार्ट। फिलहाल चूँकि हम लोग देखेंगे FBD को, हम ये भी देखेंगे लेटर बना के हम FBD में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, FBD बना के लेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे क्लास में। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ।